नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। एक तरफ जहां योगी सरकार ने मदरसों को लेकर सख्त नियम कानून जारी किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में बीच सड़क बने मजार को बुलडोजर से गिरा दिया गया। यही नहीं, लगातार अलग अलग जिलों से हर गली हर मोहल्ले से जितने भी अवैध निर्माण खड़े किए गए हैं, उन पर योगी प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का खौफ इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि अपराधी खुद गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर करने सड़कों पर उतर आए हैं। यानी एक तरफ एक्शन है तो दूसरी तरफ रिएक्शन। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सीएम योगी जो लगातार सख्ती दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, सख्ती तो वो शुरुआती दौर से ही दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज कहा जाएगा कि नहीं चुनाव होने वाला है तो नई सख्ती दिखाने लगे हैं। क्या पहली बार किसी मजार को ध्वस्त किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर? ये मजार का कॉन्सेप्ट इस्लाम में जो लाया गया है वही गैर इस्लामिक है। मजार यानी कि किसी भी सूफी के नाम पर, किसी भी वैसे व्यक्ति के नाम पर जिसे इन लोगों ने सूफी मान लिया, या किसी भी वैसे मौला के नाम पर जो कि इन लोगों को लगता है, इस्लाम में लगता है कि नहीं इन्होंने पारिवारिक जीवन को त्याग कर कुछ सामाजिक जीवन अपनाए हैं, उसके नाम पर उसकी मौत के बाद एक मजार खड़ा कर दिया और उसके बाद वहां पर वो चौरा लेकर बैठ गए और फिर पैसा इकट्ठा करने का तरीका, और कुछ लोग वहां चादर चढ़ाना शुरू करते हैं। जबकि इस्लाम में मूर्ति पूजा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो ये मूर्ति ही तो है, ये प्रतीक ही तो है, ये कब्र ही तो है, या फिर कब्र का प्रतीक है। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से अलग अलग सड़कों पर, चौराहों पर, कुछ क्षेत्रों में, कुछ सरकारी जमीनों पर कहीं भी जाकर एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। उसके लिए कोई बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं है कि नहीं घर बनाना पड़ेगा, यानी मस्जिद नुमा कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, असेंबलिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, या बैठने के लिए कुछ लोगों की जगह बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। ये कुछ वैसी जगहों पर, दरगाहों में या फिर मकबरों में वो जगह बनाई जाती है जो बड़े फेमस सूफी हुए, उनके नाम पर बनाया गया, निजामुद्दीन औलिया के नाम पर बनाया गया, या फिर अजमेर शरीफ में दरगाह बनाया गया। लेकिन ये जो अलग अलग जगहों पर एक कमाई का साधन, और कुछ लोग जाकर वहां चादर चढ़ा दिए, एक दो मौलवी नुमा व्यक्ति वहां पर बैठ गया और वो अपना धंधा शुरू कर दिया, तो ये इस्लाम के साथ सीधे जुड़ा हुआ तो है नहीं। इसमें मुसलमानों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये तो उसके अंदर के अंधविश्वास को खत्म करना है। तो जितने अवैध तरीके से बनाए गए हैं मजार, यानी सरकारी सड़कों पर, सरकारी जमीन पर, कहीं भी किसी जगह पर सड़क के किनारे, और वो सड़क के किनारे बना दिया गया था तो सड़क का चौड़ीकरण होगा तो वो जमीन भी उसी सड़क के अंदर चली आएगी। तो इस ऐसी कई ऐसे जगहों पर है जहां जहां अगर सड़क का विस्तार हो रहा है, सरकारी जमीन का सीमाकरण हो रहा है, सीमांकन हो रहा है, वहां पर अगर ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे तो उसके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ही। और योगी आज से नहीं, 2017 के बाद से, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम अचानक से इतना तेज नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में 2-4 साल के अंदर सारे अवैध मदरसे, सारे अवैध मजार, सारे अवैध मस्जिदें जो कि सरकारी जमीनों पर बनी है उसको एक साथ नोटिस भेज दिया जाए। ये तो ऐसे बने हुए हैं जहां जहां जिसकी जानकारी में आया कि हाँ इस जगह पर, ये जिस जमीन पर बनी हुई है मस्जिद, वो जमीन सरकारी है या फिर प्राइवेट किसी व्यक्ति के हाथों से छीन लिया गया है वक्फ के नाम पर, उन जमीनों को मुक्त किया जा रहा है। चाहे उस पर मदरसा बना हो या फिर मस्जिद बनी हो या फिर कोई मजार, कब्रगाह या फिर कब्रिस्तान बनी हो, हर जगह पर अवैध तरीके से जो कब्जा किए गए हैं, अवैध कब्जा कुछ और लोगों ने किया, प्राइवेटली निजी संपत्ति बना लिया है, उसको भी कब्जा से मुक्त किया जा रहा है। सड़कें को चौड़ीकरण की जा रही है तो किसी का भी मकान हो तोड़ा ही जाएगा, दुकान अगर आगे बढ़ा हो तोड़ा ही जाएगा। तो ये सब सफाई अभियान योगी ने 2017 से चलाया है, उसी का एक एक्सटेंडेड हिस्सा है। और अभी चूंकि कुछ समय से ये जिस तरीके से मौलानाओं ने मीटिंग की, उसके बाद सीधे तौर पर
ये पॉलिटिकली योगी सरकार को चैलेंज किया, ये बार बार हर एक कार्रवाई का विरोध करने के लिए आधार बनाता रहा कि नहीं, ये कार्रवाई केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। जबकि अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने इस्लामिक स्ट्रक्चर, चाहे मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान हो, या फिर जो शक्ति इन लोगों के खिलाफ दिखाई गई है, उससे 10 गुना ज्यादा शक्ति हिंदुओं के खिलाफ दिखाई गई है। हिंदुओं के भी वो सारे माफिया जो अपराधी हैं, उन लोगों के खिलाफ भी मुसलमानों से कम कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इनकाउंटर उन लोगों का भी हुआ, उन लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चले हैं जो हिंदू अपराधी हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसे अवधारणा क्रिएट कर दी कि मुसलमानों के अंदर ये बात जानी चाहिए कि तुम भ्रमित ना हो। भ्रमित मतलब पॉलिटिकली, अगर तुम ये सोचते हो कि योगी को हटाना है तो फिर अखिलेश के साथ जुड़े रहो, ओवैसी के साथ मत जाओ। चंद्रशेखर आजाद ओवैसी का गठबंधन हो रहा है, उसके साथ मत कंफ्यूज होकर चले जाना। या फिर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है अकेले, उसके साथ मत चले जाना, क्योंकि योगी का रिप्लेसमेंट यहां अखिलेश यादव हो सकते हैं। ये बात मुसलमानों की रही है। तो अगर इन सारे लोगों ने मिलकर योगी को हटाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, संगठन बना लिया है, तो योगी की नजर भी इन लोगों पर पड़ेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई में भी तेजी आएगी। इसलिए मदरसे, जहां पर इन लोगों ने एक माइंड वॉश का अड्डा बना लिया था, जहां मुस्लिम बच्चों को यह बताया जाता रहा है कि यहां के हिंदू काफिर हैं और वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उन जगहों पर पूरे साइंटिफिक एजुकेशन की बात की गई कि नहीं, अगर मदरसों में पढ़ाई करवाना है तो केवल कुरान की शिक्षा मत दो, केवल वही टीचर ना हो जो अपने दिमाग में कूड़ा भरकर आया हो और सीधे इस्लामिक एजुकेशन के नाम पर उन लोगों को दूसरे धर्म के लोग, दूसरे संप्रदाय के लोगों के खिलाफ जहर भरने की कोशिश करता रहा है। जितने लोग जहर भर लिए अपने अंदर, उसमें से कई अलग अलग कैटेगरी के बन गए। कुछ सीधे जिहादी बन गया जो बम बांध कर घूम रहा है, वो कुछ जो कट्टर लोग हैं वो कन्वर्जन रैकेट में शामिल हो गया। कुछ के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि चलो एक भी ऐसे हिंदू को, चाहे वो परिवार कैसा भी हो, जो टीचर बनकर जा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, उसका भी टारगेट सेट है कि नहीं ये बच्चे हैं, इसके दिमाग को ऐसे किसी तरीके से भ्रमित करो कि ये भी इस्लाम कबूल कर ले, उसका परिवार वाला कर ले। तो एक एक 1-to-1 मार्किंग की कोशिश की जाती है और उन मदरसों के भी एजुकेशन सिस्टम को बदलने की इसलिए कोशिश की गई कि जब ये कन्वर्जन का अड्डा, जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है तो यहां साइंटिफिक एजुकेशन होना चाहिए, इसलिए वो टारगेट में आया। और अब तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात चल रही है कि नहीं, अब ये लागू कर दिया जाएगा। ये मौलवी साहब ऐसा नहीं है कि एक बार आए और फिर उठकर चले गए कि नहीं हमें नमाज पढ़नी है, और नमाज के बाद वो फिर वापस आए नहीं। वो 4 कुरान के आयतें दे दिए, बच्चे रट रहे हैं और वो दिन भर स्कूल से गायब है। सर लेकिन मौलाना जो है वो तो यही कह रहे हैं ना कि स्कूल में तो आप ऐसे नियम कानून नहीं लेकर आते, लेकिन जब मदरसे की बात आती है तब आप टारगेटेड सख्त कानून लेकर आते हैं। अगर इन मौलानाओं को अखबार पढ़ना होता, इनको जानकारी लेनी होती, सरकार के बारे में जानकारी होती, तो ये ऐसी भाषा का उपयोग ही नहीं करता कि एजुकेशन सिस्टम में हर स्कूल में अब ऐप से अटेंडेंस लगता है। मिड डे मील स्कीम के लिए ऐप पर सारी चीजें अपडेट की जाती है कि आज का मील क्या है, आज का खाना क्या है। और उसके बाद जब वो प्रीमाइसेस में होते हैं, कोई भी टीचर जो 100 मीटर के प्रीमाइसेस में जाता है जब स्कूल के, उसी समय वो मोबाइल ऐप में अटेंडेंस लगाता है। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिर्फ नहीं है, ये ऑनलाइन अटेंडेंस इसको कहते हैं। और उसके बाद स्कूल में जाने के बाद वो ऑफलाइन अटेंडेंस भी लगाता है। यानी कि सरकार ने स्कूलों के लिए भी वही व्यवस्था की थी, लेकिन उस समय तक इन मौलानाओं को पता नहीं था कि स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं बदल गई है। ये तो अपनी अलग दुनिया बसा के रखता है, इसको तो सामान्य दुनियादारी से मतलब नहीं है, सरकार क्या कर रही है इससे मतलब नहीं है। जब इनको अपने खिलाफ कोई एक्शन दिखता है तो दूसरे के बारे में जानकारी लेने से पहले ही अपना मुंह खोल देते हैं। तो समस्या इनकी जाहिलता की है, इनके जानकारी के अभाव की है, इनके सवाल उठाने को लेकर नहीं है। कि इनको ये लगना चाहिए था, चाहे कोई भी मौलाना हो या कोई भी मुसलमान हो जिसके बच्चे मदरसों में पढ़ता है, अगर टीचर के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है तो ये मुसलमानों के ऊपर अंकुश नहीं है, बल्कि वहां पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों के अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए है। वो बेहतर शिक्षा लेंगे,
ज्यादा देर तक मौलवी पढ़ाएगा, ज्यादा समय तक पढ़ाएगा, वहां सरकार की वो व्यवस्थाएं रहेगी कि पढ़ाने के सिस्टम बदला जाए। लेकिन इन लोगों को लगता है कि एक अगर मौलाना के खिलाफ बोले, एक अगर मुसलमान के खिलाफ बोले, एक अगर मुस्लिम माफिया के खिलाफ एक्शन हो, एक अगर मुस्लिम अपराधी के खिलाफ एक्शन हो, तो पूरे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन है। और इसीलिए समस्या इन लोगों के अपने जानकारी के अभाव की है, क्योंकि ये रिलीजियस रिफॉर्म अभी इस्लाम में आया ही नहीं। ये हमेशा से एक रिजिडिटी के साथ चलता रहा, जिसके कारण इन लोगों को भी अपने अंदर की समस्याएं दिखती ही नहीं है। और जब तक ये दिखेगी नहीं, जब तक स्पष्टता नहीं आएगी, नजर पर चश्मा लगाकर बैठे रहोगे कि एक विशेष समुदाय, एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी, कुछ विशेष नेता हमारे खिलाफ पड़े हैं, तो उसके बाद आप अपने अंदर की स्थितियों को बाहर निकालोगे, तो फिर एक दूसरे वर्ग जो कि आपके वोट का, आपके पूरे पॉलिटिकल एजेंडे का फायदा उठाने में लगा है, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहोगे। और 70 साल के बाद एक कांग्रेस की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, राजद की सरकार है, ऐसे ही सरकारें बनती रहेगी इन लोगों के समर्थन से। और ये 70 सालों के बाद भी कहेंगे कि हमारी स्थिति क्या है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, कि हमारी स्थिति तो दलितों से भी बदतर है, हम तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो पिछड़े रहोगे क्योंकि अंदर से रिफॉर्म की कोशिश नहीं करते। सर, क्या योगी सरकार की सख्ती कारण है कि अपराधी अब खुद ही सड़क पर उतरकर सरेंडर कर रहे हैं? बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन जो क्रिएट हुए कुछ समय पहले, और जो अखिलेश यादव की पार्टी ने चुनौती दी कि नहीं देखो, जिस आधार पर योगी की सरकार अब तक चली है वो आधार ही खिसक गया है, अब लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन गड़बड़ हो गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, चाकू चल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया कि जिन जिन जिलों में, जिन जिन ब्लॉक्स में, यानी कि थाने के स्तर पर एसपी, डीएसपी, एएसपी, उसके बाद एसएचओ, ये हर लेवल पर जितने आपराधिक मामले हैं और जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन लोगों का अटेंडेंस लो और वो शपथ पत्र पर लिखे कि आगे अगर ऐसे अपराध करेंगे तो उसकी सजा दुगनी होगी। यानी कि जो भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं, जो कि इनामी है, जिसके ऊपर इनाम है 50,000, 25,000, 5 लाख तक इनामी बदमाश हैं, तो उन लोगों को कहा गया आप जाकर सरेंडर करो, और नहीं तो सर्च अभियान चलेगा। तो उसके बाद गारंटी नहीं है कि आप सरेंडर करोगे या आपका इनकाउंटर होगा। कई ऐसे ही लोग हैं जो सरेंडर करने के समय फायरिंग कर दी तो इनकाउंटर हो गया। तो इसलिए अपराधियों को ये लगने लगा है कि पुलिस से बच नहीं सकते, अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो फिर उसके बाद पुलिस हमें सरेंडर करवाने के बदले कहीं और पहुंचा देगी। इसलिए अलग अलग जगहों से जो अपराधी हैं, जिनका नाम है कहीं ना कहीं, वो थाने में जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो जाकर सरेंडर कर रहे हैं, शपथ पत्र लिख रहे हैं कि नहीं आगे से हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ऐसे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। आप मेरे पहले के मुकदमों के अनुसार कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसी में कोर्ट में आगे प्रोसीडिंग होगी, थाने में हमारे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी। ऐसा सरेंडर मोड में अपराधी आ गया है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ऑल ओवर एक्शन, चाहे वो मदरसे में सुधार की बात हो, सड़कों से अवैध मजारों और कब्जों का सफाया हो, या फिर अपराधियों का सरेंडर हो, चुनाव से पहले सरकार का ये कड़ा रुख विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।